आप अपने खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। तो हेलो मेरे दोस्तों और फ्यूचर सिपाही, जय हिंद। आज का जो क्वेश्चन है 52 से लेके 100 तक का, जो कि पार्ट 2 है, प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2 है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप इस तरह से लगे रहें हमारे इस चैनल पे, आपके सपने को साकार जरूर करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नई आर्थिक नीति। जब नई आर्थिक नीति आई थी तभी समाजवादी साख कमजोर हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो हम आपको बता दें, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि असम। असम एक ऐसा उत्पादक राज्य है, वो भी ऐसा ऐसा नहीं, सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है जो पेट्रोलियम, यहीं से असम से ही सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं। 54 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। किस मद में खर्च होती है भाई, तो हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो भारत की विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है वो होती है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से वीडियो का क्या अर्थ है। वीडियो आप जानते ही हैं कि बहुत से निकलते हैं, मतलब वैकेंसीज भी निकलती है वीडियो का। तो वीडियो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। आप इसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि कुछ लोग बच्चे होते हैं, कुछ लोग नया नया दिमाग लगाते हैं, वही कह देते हैं। इसमें से देखा जाए तो बी से बेसिक, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑफिसर, फिर यहाँ से जो देखा जाए तो बी से बोर्ड, डी से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, लेकिन यहाँ नहीं, प्रशासनिक दृष्टि से अगर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, मानव अधिकारों के पहल चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितने हो जाएंगे, 6। सभी 6 भाषाओं में किए गए थे। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। वो 6 भाषाओं में पहला है अरबी, दूसरा है चीनी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है फ्रांसीसी, पांचवा है रूसी और छठवां है स्पेनिश। ठीक है। ये 6 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन की समग्र नीतियों को तैयार करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। किसके ऊपर है, तो उस फाउंडेशन के जो शासन करने वाले परिषद होंगे उन्हीं की होती है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 57 का जो आंसर होगा वो शासन करने वाले परिषदों का होगा। ठीक है। यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है। मतलब कृषि ऋण, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिस पर कृषि ऋण नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो वह है भूमि बंधक। भूमि बंधक पर नहीं दिया जा सकता। भूमि बंधक का मतलब आपको हम बता देते हैं। भूमि बंधक मतलब होता है जैसे मेरी जमीन है, मैं उस जमीन के बदले कुछ पैसे लेकर के दूसरे को दे दें कि चलो भैया मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे 1-2 साल में तो मैं पैसे वापस करके अपनी जमीन ले लूंगा, तो वो भूमि बंधक होता है। फिर उनको देने के बाद मैं जाऊं बैंक में और अपनी भूमि को दिखा करके और कहूं नहीं मुझे इस पर लोन चाहिए, तो मुझे लोन नहीं मिल सकता। ठीक है, ऋण नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 59 की। ध्वनि किसके माध्यम से गुजर नहीं सकती। अगर जो यहाँ पे कोई एक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, हवा, निर्वात, तो चारों में से कोई एक सही है। अगर जो माध्यम हो तो उसमें से ध्वनि नहीं गुजर सकती, मतलब वहां से आवाज नहीं जा सकती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। हवा में हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा, लेकिन निर्वात में नहीं होता है, क्योंकि जो ध्वनि होती है बिना वायु के इस धरती पर असंभव। वायु ना हो तो ध्वनि उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीनकरणीय स्रोत है। गैर नवीनकरणीय स्रोत में कच्चा तेल आता है,
पेट्रोलियम आते हैं, ये सब आते हैं। और नवीकरणीय स्रोत में जो होते हैं जैसे पवन चक्की हो गया, पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जैव भार, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 की बात कर लेते हैं। 61 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहाँ पे भैया पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे, सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल उद्यान का मतलब जू कह सकते हैं, इसमें काजीरंगा पाया जाता है। काजीरंगा में, कहाँ पे? काजीरंगा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है भाई? अगर जो आपको वृक्ष की उम्र जानना है कि कितने साल का वृक्ष है, तो हम आपको बता दें कि उसके वलय वहां पे देखेंगे ना, तो हर वर्ष जो तने होते हैं वृक्ष के, तनों पे एक वलय बनता है, रिंग बनता है, उसको आप गिन करके बता सकते हैं कि कितने साल का ये वृक्ष है या इस वृक्ष की उम्र कितनी हो गई है, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं यहाँ से 63 की, जो कि 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 63 कह रहा कि जून 2063 में क्या कह रहा कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नव्या पहल की शुरुआत की गई थी? 63 की बात कर लें तो ऐसा उत्तर प्रदेश का कोई एक जिला था जिसमें नव्या पहल की शुरुआत की गई थी, वो था सोनभद्र। कौन था? सोनभद्र। अब बात आ गई नव्या पहल की, तो नव्या पहल क्या होता है इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये नव्या पहल जो है ना 24 जून 2025 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? सोनभद्र जिले में क्या किया गया था, इसका मतलब इसका एक शुभारंभ किया गया था। और किस किस चीज के लिए किया गया था? तो इसमें क्या था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए किया गया था, और कौशल विकास एवं उद्यमियों मंत्रालय के लिए, और संयुक्त पायलट के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सोनभद्र। इन्हीं आपसे यहाँ से पूछा था नव्या पहल की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो सोनभद्र में की गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, थोड़ा सा भाई स्क्रीन और जूम हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। तो 25 जून 2025 में 25वीं मध्य, अब आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे किया गया था। तो ये किया गया था वाराणसी में। कहाँ किया गया था? वाराणसी में। इसका डी इज द राइट आंसर। और कौन सा ये था? 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद था। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया था। कब किया था? जून 2025 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसमें क्या होता है कंटेंट क्यूरेशन का? ये होता है कि अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन या आयोजन व साझाकरण करना। यानी हम सीधे सीधे अगर जो और शॉर्ट भाषा में कहें तो इसमें हो जाता है सामग्री चयन करना या सामग्री संग्रहण करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? 65 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ये देखो भैया आ गया साइंस का क्वेश्चन। साइंस में क्या है? गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा, एक तरह से कह सकते हैं तो ये नियतांक भी है साइंस की भाषा में, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण एक बल भी होता है। ये बल इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जो भी जीव हैं, जो भी जंतु हैं, सबको ये अपनी ओर खींच के रखा है। यानी धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि हम लोग उस धरती से चिपक कर हैं। ठीक है, तो वस्तुओं के किसी भी गुण पर हो सकता है। यहाँ पे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ग्रह सबसे मतलब है ये। चूंकि हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पढ़े हैं? वो पढ़े हैं किस पर? पृथ्वी पर पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी के किसी भी वस्तु के गुण पर हो सकता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 67 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा? 67 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्लास 8 का क्वेश्चन है, साइंस में मिल जाएगा आपको। कह रहा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? अगर जो बात किया जाए कि 0 डिग्री
0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो तापमान है सी का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर जो है तो आप जरा बताएंगे कि इसका फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक, कैसे होगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप पढ़े होंगे, F-32/180 इज इक्वल C-0/100। आप यहाँ से लगा के देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं 68 की। कह रहा बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है। अभी देखो, बादलों से हो या तारों से हो, तो हमने आपको बताया था प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्लास ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो 68 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की। क्या कह रहा है 69 में, कह रहा है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते, सॉल्यूशन मतलब विलयन, तो उसे क्या कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, विलयन। अगर जो दो तरल पदार्थ आपस में नहीं घुल रहे हैं और सॉल्यूशन यानी विलयन नहीं बना रहे हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे अमिश्रणी। अमिश्रणी मतलब मिलेंगे नहीं। सॉल्वेंट दूसरी चीज़ है, सल्यूट दूसरी चीज़ है, और डिकेंटेशन अलग है। ठीक है, जो सॉल्वेंट है इसको विलायक कहते हैं, सैल्यूट को विलेय कहते हैं, और विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिश्रणीय यानी इमिसिबल, इमिसिबल होता है। ठीक है, जब जैसे इसका उदाहरण भी हो सकता है तेल और पानी, तेल और पानी कभी आपस में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अमिश्रणीय कहा जाएगा उसको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रतिपादित किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप जरा बताएंगे। तो ये किए थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने किया था। क्यों किया था भाई, क्योंकि ये तत्वों की गुणवत्ता को परखने के लिए, और साथ साथ में इन्होंने ये बताया था कि कौन से तत्व किस तत्व के बाद रखे जाएं, इसके लिए किया गया था। ठीक है, तो रहे आपके क्वेश्चन नंबर 70। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, तो 71 में आ गए हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है। एपीग्राफी, एपीग्राफी किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है एपीग्राफी, तो शिलालेखों का अध्ययन है एपीग्राफी। किसका, शिलालेखों का अध्ययन होता है एपीग्राफी। कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकालों का अध्ययन क्या होता है, ऑस्टियोलॉजी। मानचित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, ये न्यूमेस्मेटिक, क्या कहते हैं, न्यूमेस्मेटिक कहते हैं सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 72 में बात कर लें, तो यहाँ पे कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। अभी हम आपको बता दें 72 में, वैसे तो टोटल 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नामकरण के हिसाब से जो देखा जाए तो जीवों का वर्गीकरण करने पे टोटल 7 होते हैं, जिसमें से आपका पहले नंबर पे किंगडम आता है, दूसरे नंबर पे फाइलम, तीसरे में क्लास, चौथे में ऑर्डर, पांचवें में फैमिली, छठवें में जीनस, और सातवें में स्पीसीज आता है। तो आपसे पूछा फैमिली और स्पीसीज, फैमिली और स्पीसीज के बीच में क्या आता है भाई, तो फैमिली और स्पीसीज के बीच में वंश आता है, वंश, यानी कि सी इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग इंग्लिश में जीनस बोलते हैं। ठीक है, वंश को क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी में मिल जाएगा, क्लास 12th वाले पढ़े ही होंगे, उनको पढ़ाया गया होगा। 11th में मिलेगा 100%, और 11th में 100% मिल जाएगा। 9th में भी इसका जिक्र थोड़ा बहुत किया गया, थोड़ा बहुत क्या क्या किया गया 9th के साइंस में, बायोलॉजी में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन भैया ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, सीधा सा आंसर है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, यानी इसका 73 का बी द राइट आंसर हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं
जो ऑक्सीजन के बिना होता हो, ठीक है, उसे अवायवीय कहते हैं। लेकिन ये वायवीय श्वसन पूछा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन के की कमी के कारण होता है। 74 में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से जो रोग है वो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर जो हम आपको बताएं जो विटामिन के है उसकी कमी से थक्का जमने की विफलता होती है, मतलब रक्त के थक्के जमने की विफलता, मतलब रक्त नहीं जमता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है? कह रहा है इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? इकोलॉजी का मतलब इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, आपको ये बता देना और कुछ नहीं करना है। तो हम आपको बता दें, एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक जर्मन जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम अर्नस्ट हैकल था। इन्होंने ही इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 क्वेश्चन में क्या कह रहा भाई? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत है पूछता तो इसमें हम लोग पेट्रोलियम बोलते थे, है ना, ये सब हो जाता। लेकिन कह रहा कि नहीं है भाई। अगर जो नहीं है तो उसमें से कौन सा हो सकता है, आप जरा बताएंगे, ठीक है। तो इसका सी, वायु इज द राइट आंसर, निकी सी इज द राइट आंसर। वायु जो है वो अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, वो नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि वायु के द्वारा पवन चक्की के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 और 78 की क्या कह रहा है? 77 क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 1889 यानी कि 1889 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? आप देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर से पूछ लिया है। क्वेश्चन किससे पूछ लिया? कंप्यूटर से पूछ लिया है। कंप्यूटर अगर जो आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से पता चल जाएगा और आप जानते भी होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, टिम बर्नर ली ने किया था, ठीक है। www जब हम भी कोई भी वेबसाइट सर्च करना होता है गूगल या क्रोम पर, तो हम लोग पहले आगे www लिखते हैं ना, www.education.com लिखते हैं ना। तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? आपको बताना इसमें जो अर्थशास्त्री थे वो कौन थे, तो हम आपको बता दें BKRV राव थे। BKRV राव थे। इनका पूरा नाम क्या था? विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, ठीक है। VKRK राव का नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव, ठीक है। ये इन्होंने ही ये अर्थशास्त्री हैं, मतलब एक अर्थशास्त्र के बहुत ही जानकार, यानी कि कैसे PhD किए हुए, इन्होंने ही पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 79 की। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? आपको ये बताना है कि 79 में आपको ये बताना है कि कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्या कह रहा? वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण, ठीक है, मतलब गरीबी का निवारण करना, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर लेते हैं। 80 में क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 80 आ जाए भाई, कहाँ गए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 ये हो गया, ठीक। अब हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में? यहाँ पे कह रहा है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है?
तो इसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ये ट्रेजरी बिल किसके द्वारा निर्गमित किया गया था? तो रिजर्व बैंक के द्वारा, सरकार के रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। जनसंख्या भूगोल की एक शाखा क्या है? 81 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। जनसंख्या भूगोल की एक शाखा क्या हो सकती है? तो 81 का सी द मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है। ठीक है। अब कह रहा है कि देखो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल जो है ना, भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल आता है और जनसंख्या भूगोल भी भूगोल के अंतर्गत आता है। और चूंकि जनसंख्या भूगोल की बात कर रहा है तो जनसंख्या हम किसकी बताते हैं भाई? मानव की तो बताएंगे। इसमें बस्ती, सांस्कृतिक या भौतिक का तो नहीं बताएंगे, तो मानव का ही बताएंगे, इसलिए मानव का ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 क्या कह रहा? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में स्थित है NAARM। NAARM मतलब नेशनल, देखो जो हमारा यहाँ पे है ना, नेशनल एग्रीकल्चर एंड, यहाँ पे अगर जो बात कर लेते हैं तो देख लो इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में जो इसका पूरा नाम NAARM दिया है, इसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट है। ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट है। अब आपको ये बताना ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का एक शहर है हैदराबाद। ठीक है, उसी में यहीं पर यह स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या करा? G20 का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण मतलब इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है। तो अब जरा आप बताएंगे G20 का पूरा नाम क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 है। क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है। आप यही बताएंगे, G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर ले, 84 की बात कर लेते हैं। 84 और 85 सॉरी। कह रहा कि साइट, साइट का मतलब क्या? साइट का मतलब ही, साइट का फुल फॉर्म ही आपसे पूछा। साइट का मतलब क्या? साइट का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है। तो साइट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शंस टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन और एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिया ना, तो कौन सा इसमें से हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। बर्न किस देश की राजधानी है? बर्न किस देश की राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की ये क्या है? राजधानी है। आप देखिए, चूंकि आपको कम से कम राज्य और भारत के राज्य और उनकी राजधानी का, और कुछ पड़ोसी देश भी हैं, उनके पड़ोसी देशों की राजधानी भी याद कर लीजिए, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 और 87 की क्या कहता है? इसमें कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा के से जब भी याद आए अहिंसा दिवस, तुरंत गांधी जी को याद कर लेना, और गांधी जी का नाम ना आए तो गांधी जी के जन्मदिन को याद कर लेना, तो 2 अक्टूबर हो जाएगा इज द राइट आंसर। ठीक है। और अहिंसा गांधी जी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर रहा है। कह रहा है कि लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाई लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। और यहाँ देखो एडिसन का भी नाम दिया। एडिसन को तो जानते हो आपने, आज के समय में एक बटन दबाओ लाइट जलने लगती है, मतलब बल्ब का आविष्कार किया था। किसने किया? क्या किया था? बल्ब का आविष्कार। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। 88 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 88 और 89 दोनों की बात करेंगे, लेकिन 88 पहले देख लेते हैं। कह रहा कि द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे बी द C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने जो ये लिखा था द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये इसकी जो श्रृंखला है ये 7 पुस्तकों की श्रृंखला। टोटल कितने पुस्तकों की? 7 पुस्तकों की श्रृंखला में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 89 की। 89 में क्या कह रहा है कि बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? भाई बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ।
डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किया था, इस बात को आप याद रखेंगे। और अगला इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? अब आपको बताना जी, लोक लुभावनवाद है, इसका उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका आंसर आप बताएंगे डी, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करके, यानी कि डी इज द राइट आंसर। लुभावनवाद से ही पता चल रहा है कमजोर करना है यार भाई। लुभावन का मतलब क्या? लुभावन का मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, लुभावना करना, लुभावित करना। तो कमजोर किसी, जब हम लोग किसी भी सुंदर वस्तु की ओर जो हमें लगे कि बहुत अच्छी उसकी ओर जाते हैं, तो हम अपने समय और अपनी चीजों को बर्बाद करते हैं, नहीं कमजोर करते हैं। इसलिए कहीं भी जाने से पहले भाई जरा सोच लेना कि क्या करना क्या नहीं करना, जिंदगी कितनी मूल्यवान है कितनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, और इसी श्रृंखला में आपके 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा आप लगे रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा किसमें राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू की गई थी? किस समय की गई थी बताएंगे जरा भाई। भारत सरकार के द्वारा ये कब शुरू किया गया था? तो आप बताएंगे 1952 में। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत तब हुआ, ठीक है। 92 में कह रहा है किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत एक हस्ताक्षर करता है? तो ये तो अपने पड़ोसी देश है भैया, पाकिस्तान है, इन्हों पे ही किया गया था। तो ये पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इन्हों से ही करवाया गया था। इसमें कहा गया था कि जो ये संधि पर सिग्नेचर करा था भारत ने, ये कब किया गया था ये भी बता दें कि 31 दिसंबर 1988 में किया गया था, ठीक है। 31 दिसंबर 1988 में किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, इसकी पुष्टि कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 93 है यार, 53 की बात काहे कर देते हो? ठीक है। 93 में क्या कह रहा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन सोनभद्र। सोनभद्र भैया याद कर लो, सोनभद्र से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हो गए आपके, पीछे से लेकर 1 से लेके 93 तक के बीच में, ठीक है। सोनभद्र को याद कर लो, सोनभद्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लो आप भाई। 94 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 का उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 94 में आप बताएंगे भाई इसका कब किया गया था? जो वैकल्पिक ऊर्जा का विकास हुआ था उस समय वैकल्पिक ऊर्जा की संस्था का स्थापना कब हुआ था? तो आप जरा बताएंगे 94 का आंसर। नहीं पता है? अरे भाई देख लो यार, 1983 में किया गया था, 1983 में किया गया था। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 95 में क्या कह रहा है? 95 में कह रहा है कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आप अभी इनका नाम आप सुन करके शायद कहेंगे कि हमने देखा था, क्योंकि आप इनका नाम अभी जल्दी ही टीवी पर न्यूज में भी सुने होंगे। उनका क्या था? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम थे। थोड़ा सा भी न्यूज भी देखा करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीके और जीएस और सीए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीपी, होमगार्ड, कांस्टेबल, एसआई, इन सभी के लिए है, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 96 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में आयोजित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे भाई? 96 का आंसर बताएंगे, क्या किए जाएंगे? तो ये जो 2026 शीतकालीन ओलंपिक है, ये किस शहर में आयोजित किए जाएंगे आपको ये पूछा है, क्योंकि शहर का नाम दिया तो उस तरह से वही बोल सकते हैं। तो इटली में किया जाएगा, ठीक है, इटली में होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे कह रहा है 97 में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि
वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? कौन थी? 2025 में किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, आपको ये बताना है। तो इसमें से आप बताएं 97 का आंसर क्या होगा? नहीं पता भाई? अरे थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। हाँ, बानू मुश्ताक, किसके द्वारा? बानू मुश्ताक के द्वारा, बानी मुश्ताक को ही मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? भाई बता दो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसानों से रिलेटेड है। कब शुरू किया गया तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 18 जून 2001 में। 18 जून 2001 में, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चन में से आपको दोनों का भाई आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में भेजना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान में रखते हुए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे और आपका दिन शुभ हो, यही हमारी कामना है। मिलते हैं फिर मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।